तारीख 7 मई 2008, मुंबई का मलाड इलाका। सुबह के वक्त एक बिल्डिंग के नीचे से एक ग्रे कलर की सैंट्रो कार निकल रही है। कार की ड्राइविंग सीट पर एक लड़की और पीछे एक हट्टा कट्टा नौजवान। आगे की सीट पर कुछ बड़े बड़े काले पॉलिथीन बैग्स, और वो बैग्स इतने भारी कि दो लोगों को मिलकर उठाना पड़ जाए। और ये बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो उस वक्त बिल्डिंग का गार्ड अपनी आंखों से देख रहा था। उसने सोचा कि शायद शिफ्टिंग का सामान है, इसलिए उसने उन्हें रोकना जरूरी नहीं समझा और कार को बाहर जाने दिया। और बस इसी के साथ निकल जाती है एक ऐसी कहानी जो मुंबई ने पहले कभी नहीं सुनी थी। आखिर क्या था उन बैग्स में, ये उस वक्त उस गार्ड को नहीं पता था, लेकिन जब पता चला तो पूरा देश कांप गया। उन बैग्स में टीवी के मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर की लाश थी। इस खबर से पूरे देश में सनसनी मच जाती है। और उससे भी बड़ी बात यह कि निखिल की हत्या का आरोप जिस पर लगा वो खुद टीवी की बड़ी एक्ट्रेस थी। आखिर क्या हुआ था नीरज के साथ, जानेंगे क्राइम सीन के आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट। नीरज ग्रोवर, उम्र 26 साल, उत्तर प्रदेश के रहने वाले और मुंबई आए थे बड़े सपनों के साथ, और सपने पूरे भी हो रहे थे। एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स में कास्टिंग डायरेक्टर जो बन गए थे। ये वही बालाजी है जिसने उस दौर में भारतीय टेलीविजन को एक नया ट्रेंड बना दिया था। 2000 के दशक में जब भारत के हर घर में सास बहू के सीरियल्स चल रहे थे, उन ड्रामों के चेहरे चुनने का काम जिस टीम का हुआ करता था, नीरज ग्रोवर उसके काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की या कसौटी जिंदगी की, बालाजी के बैनर तले बनने वाले इन शोज के लिए चेहरे तलाशना, ऑडिशन लेना और एक्टर्स को सही जगह फिट करना, ये काम नीरज ग्रोवर किया करते थे। लेकिन उनका दायरा सिर्फ बालाजी तक सीमित नहीं था। शाहरुख खान के क्विज शो क्या आप पांचवी पास से तेज हैं की कास्टिंग भी उन्होंने ही की। कहानी हमारे महाभारत की जैसे बड़े महाकाव्य के प्रोडक्शन में उनका नाम था। 26 साल की उम्र में शाहरुख खान और एकता कपूर जैसे नामों के साथ काम करना, ये कोई छोटी बात तो नहीं थी। और नीरज ग्रोवर की इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बन गई थी। कास्टिंग का काम देखने में जितना सीधा लगता है, उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। सच कहूं तो असल में पूरे शो की बैकबोन होता है, क्योंकि अगर सही चेहरा ना मिले तो पूरा किरदार खोखला हो जाता है। नीरज ग्रोवर की नजर पारखी थी और यही उनकी असली ताकत थी। उनके साथी रविंद्र ने बाद में कहा कि इतना यंग, वाइब्रेंट, शांत और वेल स्पोकन इंसान था वो। वहीं एक्टर रजा मुराद, जो उन्हें बेहद करीब से जानते थे, उनके मुताबिक उस समय नीरज इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। सभी उनकी गुड बुक्स में रहना चाहते थे। साथ ही नीरज अब वो इंसान बन गया था जिसका मुंबई की माया नगरी में रसूख बनने लगा था, और उसके साथ साथ एक बेहद मिलनसार और खुला स्वभाव भी था। कोई नया चेहरा मुंबई आता और काम की तलाश में होता तो वो नीरज ग्रोवर की तरफ जरूर देखता था, और वो उनकी मदद भी करते थे, ऑडिशंस दिलवाते थे और रास्ता दिखाते थे। ये उनकी फितरत थी। फिर यही फितरत उन्हें एक दिन इस मोड़ तक ले गई जहां से कोई वापस नहीं आता, मौत। नीरज का रोजाना एक रूटीन हुआ करता था। बालाजी में काम करने के बाद शाम को 4 बंगला रोड के पास कॉफी कैफे डे, यहां पे उनके दोस्तों का उठना बैठना था। हंसना, बोलना, अड्डेबाजी और मुंबई की खूब सारी बातें, ये उनकी दुनिया थी। और इसी दुनिया में मार्च 2008 में एक नया चेहरा आ जाता है। मारिया मोनिका सुसाईराज, एक कन्नड़ एक्ट्रेस जो 2002 में फिल्म जूट में लीड रोल कर चुकी थी। उस फिल्म ने उन्हें कन्नड़ सिनेमा में एक शुरुआत दी थी, लेकिन आगे का रास्ता उतना आसान नहीं था। काम धीमा पड़ रहा था, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी, और इसी वजह से फिर मुंबई का रुख किया। हिंदी फिल्मों और टीवी शोज की तलाश में वो अक्सर ऑडिशंस के सिलसिले में आती थी और होटल्स में रुकती थी। तो कभी उन्होंने किराए के फ्लैट्स भी लिए, और एक ऑडिशन में उनकी मुलाकात हो जाती है नीरज ग्रोवर से। अच्छी मुलाकात होती है, जिसके बाद नंबर एक्सचेंज होते हैं।
नंबर एक्सचेंज होते ही बातें शुरू हो जाती हैं और नीरज ग्रोवर ने इसी बीच मदद का भरोसा भी दे दिया। और तो और बालाजी में ऑडिशंस भी दिलवा दिए। अब मार्च से अप्रैल के दौरान दोनों के बीच मेल जोल बढ़ता गया और 29 अप्रैल 2008 को नीरज ग्रोवर ने मारिया को अपने कॉफी कैफे डे वाले दोस्तों से भी मिलवा दिया। उस दिन के बाद मारिया रोज उनके साथ वहां आने लगी। अब उनके दोस्त भी देख रहे थे कि दोनों साथ हंसते हैं, साथ घूमते हैं। अब इंडस्ट्री में बातें होने लगी तो एक बात और सामने आई कि कुछ दोस्तों ने तो उन्हें क्लब में किस करते हुए भी देख लिया था। जिससे ये साफ हो गया था कि ये रिश्ता अब दोस्ती से आगे जा रहा है। नीरज ग्रोवर उनकी मदद कर रहे थे और मारिया के लिए ये रिश्ता काम आ रहा था। लेकिन नीरज को एक बात नहीं पता थी, मारिया पहले से किसी और की थी और वो कोई मामूली इंसान नहीं था। एमिल जेरोम मैथ्यू, इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट और मैसूर का रहने वाला। 2008 में उनकी पोस्टिंग कोच्चि में थी और वो मारिया के मंगेतर थे। दोनों की जल्द ही शादी भी होने वाली थी। जेरोम पढ़ा लिखा था और करियर में आगे बढ़ता हुआ एक नेवी ऑफिसर। इसके साथ ही वो काफी पॉजिटिव भी था। मारिया मुंबई आती थी तो जेरोम को घबराहट होती थी। मारिया ने इसी बीच एक बार जेरोम को यह बताया था कि नीरज ग्रोवर को उनसे क्रश है और बस ये एक बात काफी थी। जेरोम के दिमाग में एक शक घर कर गया। वो शक वक्त के साथ और गहरा होता जा रहा था और एक रात वो शक ज्वालामुखी बन गया। तारीख आई 6 मई 2008 की। ये वो तारीख थी जिस दिन सब बदल गया। मारिया ने उस दिन मुंबई के मलाड वेस्ट में धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर फ्लैट नंबर 2001 को किराए पर ले लिया। वो शिफ्ट हो रही थी और ये पहली बार नहीं था कि वो इस बिल्डिंग में आई थी। दिसंबर 2007 में भी वो कुछ दिनों के लिए इस बिल्डिंग में रह चुकी थी और उस वक्त जेरोम भी साथ था। लेकिन इस बार वो अकेले आई थी और मुंबई में लंबे वक्त तक टिकने की तैयारी के साथ। उस दिन उनके फ्लैट के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम थी तो वो नहाने के लिए नेबर मयूरी प्रजापति के घर गईं। जब बाहर निकली तो अपने दरवाजे पर एक नौजवान को खड़ा पाया। मारिया शॉक थी, जैसे कोई बिना बताया गया हो। उन्होंने मयूरी का परिचय उससे करवाया और कहा कि ये नीरज ग्रोवर है। नीरज ग्रोवर मारिया के नए घर में शिफ्टिंग में हाथ बटाने आए थे और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। रोज की तरह नीरज के दोस्त उनका इंतजार कैफे में कर रहे थे। वो उनको फोन मिलाते हैं तो नीरज बताते हैं कि मारिया आज शिफ्ट हो रही हैं, मैं उनकी हेल्प करने आया हूँ। दोस्त थोड़ा जिद करते हैं कि यार प्लीज आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, चिल करेंगे, तुम चले जाना। लेकिन नीरज यहाँ नहीं माने और वो फोन रख देते हैं। रात करीब 9:30 से 10 बजे वो धीरज सॉलिटेयर में थे। फ्लैट में इधर उधर सामान पड़ा हुआ था। अब नया फ्लैट है, शिफ्टिंग के दिन सब बिखरा हुआ होता है। नीरज अपनी दोस्त का हाथ बटा रहे थे। तभी रात करीब 11:30 बजे मारिया के फोन पर एक कॉल आती है, जेरोम की, कोच्चि से। मारिया ने बताया कि नीरज उनके घर पर हैं और शिफ्टिंग में उनकी हेल्प कर रहे हैं। जेरोम का तुरंत जवाब आता है, उसे वहां से भेज दो, वो रात को यहां रुकना नहीं चाहिए। लेकिन मारिया नीरज को नहीं भेजती हैं। मारिया की फोन की बैटरी खत्म हो गई और जेरोम ने नीरज ग्रोवर के नंबर पर कॉल मिलाया। मारिया फिर फोन उठाती हैं और जेरोम को बताती हैं कि नीरज उस रात कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि डिनर के बाद चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीरज नहीं गए। अब मारिया के शब्दों में कहा जाए तो खाना खाने के बाद नीरज ने कहा कि मुझे एक्चुअली सुबह मलाड में ही काम है, तो क्या मैं यहीं रुक जाऊं? तो मैंने हाँ कर दी और नीरज रात को वहीं रुक जाते हैं। लेकिन उधर कोच्चि में जेरोम का फोन उसके हाथ में था और उसके सिर में वो बात थी जो उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। मंगेतर के घर में रात को उसके साथ एक दूसरा आदमी, जिसपे पहले से उसे शक हो। नेवी यूनिफॉर्म पहनने वाला, डिसिप्लिन का आदी वो इंसान उस रात सो नहीं पाया और सुबह होते ही वो एक फ्लाइट बुक करता है और बिना बताए मारिया के घर आ जाता है। बिल्डिंग के सुबह वाले गार्ड ने बाद में पुलिस को बताया कि सुबह 7:30 बजे एक नौजवान बिल्डिंग में घुसने लगा। मैंने उसे रोका, नाम पता पूछा तो उसने कहा कि 2001 में उसके रिलेटिव रहते हैं, जल्दी से निकल जाएगा वो, बस मिलने जाने दो। गार्ड ने जाने दिया और जिसे जाने दिया वो जेरोम था।
बेल बजने के बाद दरवाज़ा मारिया खोलती है और सामने वो जेरोम को खड़ा देखती है। मारिया के अपने शब्दों में वो सीधे अंदर आ गया, जिसकी वजह से नीरज भी जाग गया। जेरोम ने नीरज को पहचाना और नीरज ने जेरोम को भी पहचाना, क्योंकि हमारी तस्वीरें वो पहले देख चुका था। नीरज ने मुझसे पूछा कि क्या जेरोम मेरे बॉयफ्रेंड है, और बस यही वो लम्हा था जहां सब कुछ टूट जाता है। मारिया ने आगे बताया कि जेरोम नीरज को पीटना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें मुझे धक्का लगता है और मैं गिर जाती हूँ। जब मैं उठती हूँ तो जेरोम के हाथ में रसोई का चाकू होता है और वो नीरज पर वार करने लगते हैं। मारिया चाकू को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी दाईं हथेली कट जाती है। फिर जेरोम उन्हें धक्का देता है और लगातार वार करता रहता है। नीरज फर्श पर गिर जाते हैं और वहां से कभी नहीं उठते। मारिया के मुताबिक जेरोम ने कहा कि नीरज 4 से 5 घंटे तक तो मरेगा ही नहीं, और फिर उसने मारिया को बाथरूम जाने को कहा। लेकिन जब मारिया बाथरूम से निकली तो जेरोम ने फिर उनके साथ बलात्कार किया। अब ये वो सुबह थी जब मुंबई में एक माँ अपने बेटे का फोन उठाने का इंतजार कर रही थी। नीरज ग्रोवर की माँ नीलम ग्रोवर हर रोज सुबह अपने बेटे से बातें किया करती थी। ये उनका रोज का रूटीन था, और 7 मई को जब उनका फोन नहीं आया तो माँ ने फोन मिलाया, लेकिन फोन नहीं उठा। एक बार नहीं कई बार किया, लेकिन फोन नहीं उठा। और तब उन्होंने नीरज के कजिन निशांत को फोन किया, जो उसी बिल्डिंग में रहता था जहां नीरज का अपना फ्लैट था, यानी 4 बंगला रोड पर। निशांत ने फोन मिलाया, लेकिन नहीं उठा। फिर नीरज के सबसे करीबी दोस्त निशांत लाल को खबर जाती है। उसके पास भी कोई अपडेट नहीं होती, लेकिन वो जानते थे कि नीरज कल रात मारिया के नए फ्लैट पे गए थे। उधर फ्लैट नंबर 2001 में जो हो रहा था वो किसी ने सोचा ही नहीं था। मारिया के कन्फेशन में जो है वो पढ़ना बहुत भारी है। सुबह 11 बजे के बाद जेरोम ने कहा कि नीरज के किसी दोस्त को फोन करो और कहो कि नीरज रात 1:30 बजे यहाँ से चला गया है, बस अपना मोबाइल भूल गया। मारिया ने नीरज ग्रोवर के मोबाइल से निशांत लाल को फोन किया, जहां निशांत ने पूछा कि आखिर वो है कहाँ, गया कहाँ है। तो मारिया ने कहा कि उन्हें नहीं पता, उन्होंने बस इतना कहा था कि वो निशा के घर जा रहे हैं जहां कोई पार्टी है, और उसके बाद कॉल कट जाती। इसके बाद जेरोम मारिया से पास के हाइपर सिटी मॉल जाने को कहता है, और वहां से बड़े बड़े पॉलिथीन बैग्स, पर्दे, एक चाकू और एयर फ्रेशनर मंगवाता है। ये नहीं बताता है कि किस लिए। मारिया सब खरीद के ले आती है, और फिर जेरोम उन्हें बाथरूम के अंदर ना आने की हिदायत देता है। हॉल में जो खून फैला था उसे साफ करने को कहता है, और जेरोम इधर बाथरूम में रहता है। जब मारिया वापस आती है तो वो कहता है कि जाओ अपनी दोस्त किरण से कार मांगो। मारिया ने किरण श्रेयम को फोन किया और किरण ने कार दे दी। फिर दोपहर करीब 3 बजे मारिया और जेरोम कार लेने अंधेरी के 4 बंगला पहुंचते हैं। कार की चाबी लेते हैं और वापस सॉलिटेयर बिल्डिंग आ जाते हैं। फिर शाम को करीब 4 बजे जब दिन वाला गार्ड टी ब्रेक के बाद वापस अपनी जगह पर आता है तो वो देखता है कि नीचे एक ग्रे कलर की सैंट्रो कार खड़ी है, और वहीं मारिया भारी भरकम पॉलिथीन बैग्स लाकर उस कार में रख रही है। ऐसे 3-4 बैग्स लाकर रखे। फिर ऊपर जाती है और इस बार एक बहुत बड़ा बैग आता है। वो बैग इतना भारी कि मारिया और जेरोम दोनों मिल करके उसको उठा रहे थे। मारिया ने एक तरफ से पकड़ा और जेरोम ने दूसरी तरफ से, और बैग आगे की सीट पर रख दिया जाता है। मारिया ड्राइविंग सीट पर बैठती है तो जेरोम पीछे। फिर कार निकल जाती है। कार मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर मनोर की तरफ जा रही थी। रात का वक्त था और रास्ते में भयांदर में रुककर पेट्रोल की बोतल्स खरीदी गईं। अब गांव के पास एक सुनसान जंगल, वहां वो बैग्स उतार दिए गए और बिखेरे गए। पेट्रोल डाला गया और फिर बॉडी को आग लगा दी गई। देर रात करीब 9:30 बजे वो दोनों वापस बिल्डिंग आ जाते हैं। इधर मारिया शाम को ही एक ब्रोकर को फोन करके घर में पेंटिंग का काम करवाने का इंतजाम करवा देती है। पेंटिंग का काम शुरू हो जाता है और एक दीवार पर जिस पे खून के दाग थे उस पर एक नया रंग चढ़ जाता है। और उसी रात 10:30 बजे निशांत लाल का फोन आता है। नीरज अब तक नहीं मिला है और अब हम मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने जा रहे हैं, तो मुझे उसका फोन दे दो। मारिया नीचे आती हैं और निशांत को नीरज का फोन देती हैं
और खुद भी उसके साथ मलाड पुलिस स्टेशन जाती हैं, जहां नीरज की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई जाती है। वो रात नीरज ग्रोवर की मां के लिए सबसे लंबी रात थी। उनके पिता अमरनाथ ग्रोवर कानपुर में थे। बेटे की कोई खबर नहीं थी तो वो मुंबई की तरफ निकल पड़ते हैं। मलाड पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई जाती है और इधर लोखंड वाला मार्केट की गलियों में घूम घूम कर रात को पोस्टर लगाए गए। नीरज ग्रोवर को देखा, और अगर आप कहीं देखते हैं तो प्लीज हमें बताएं। बताने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम। एक बाप जो अपने बेटे को ढूंढ रहा था एक एक दरवाजे पर, और इसी दौरान वो उस वक्त की सबसे मशहूर क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा के पास फोन करते हैं। घबराई हुई आवाज में बोलते हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, क्या आप इस पर स्टोरी करेंगी? जिग्ना पहले मना कर देती हैं, कहती हैं ऐसे कई बच्चे गुम हो जाते हैं, अब सब पर स्टोरी थोड़ी हो सकती है। अमरनाथ कहते हैं नहीं, ये केस कुछ अलग है। जिग्ना ने बात काट दी। फिर कुछ दिन बाद एक और फोन आता है। इस बार अमरनाथ की आवाज में ज्यादा डर था और जिग्ना स्टोरी करने के लिए मान गई। मलाड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सभी दोस्तों से पूछताछ। नीरज ग्रोवर के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। उन्होंने 6 मई की रात 10:30 बजे मारिया को आखिरी कॉल किया था। फिर 7 मई की सुबह कई सारी मिस्ड कॉल्स। 11:30 बजे उनके नंबर से निशांत लाल को फोन गया जो मारिया ने किया था, और इसके बाद उसी नंबर से 8 और कॉल्स रिसीव होते हैं। और फिर एक ऐसा कॉल मिला जो बस कुछ सेकंड्स के लिए उठा और कट गया। उसकी लोकेशन ट्रेस हुई तो मारिया के घर की नहीं थी, वो मनोर के तरफ की लोकेशन थी। एक्चुअली मनोर जाते वक्त मारिया ने जेब से फोन निकाल कर देखा कि आखिर कॉल कौन कर रहा है, और उसी में फोन कनेक्ट हो जाता है, बस कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन वो कुछ सेकंड्स काफी थे, और यही वो कॉल था जो सब कुछ साफ साफ और उलट कर रख देता है। पुलिस ने मारिया को पूछताछ के लिए बुलाया। उन्होंने पहला बयान दिया कि जेरोम मुझसे मिलने आए थे और हम शॉपिंग पर गए। जेरोम ने नेवी ऑफिसर जितेश से कार ली थी। पुलिस जितेश को ढूंढती है और उस वक्त वो ट्रेनिंग पर थे, तो कार देने का तो कोई सवाल ही नहीं। फिर पता चलता है कि मारिया ने उससे पहले ही फोन पर कहा था कि अगर पुलिस पूछे तो झूठ बोल देना। इस बयान के झूठी साबित होते ही मारिया ने दूसरी कहानी सुनाई कि कार दोस्त किरण श्रेयम की थी। अब पुलिस किरण से पूछती है तो किरण बताती है कि 7 मई की दोपहर मारिया फोन करके कहती हैं कि जेरोम आए हैं और उन्हें किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, क्या कार मिलेगी? अब मारिया और जेरोम दोनों कार लेने आते हैं। फिर रात 9 बजे तक कार वापस नहीं आई तो वो कॉल करती है। जवाब मिलता है नीरज नहीं मिल रहा है और हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। फिर अगली सुबह 8 मई को मारिया कार वापस लेकर आती हैं। कॉल रिकॉर्ड्स की बात करें तो 8 मई के बाद एक हफ्ते में मारिया और जेरोम के बीच 1000 से ज्यादा कॉल्स थे। इससे पहले दोनों दिन में करीब 3-4 बार बात करते थे, लेकिन इतनी कॉल्स क्यों? दोनों एक दूसरे को कहानी मिलाने के लिए कॉल्स कर रहे थे, और ये पुलिस को साफ दिखाई दे चुका था। 8 मई को फिर जेरोम से पूछताछ होती है। वो कहता है वो नेवी ट्रेनिंग के लिए मुंबई आया था, सीधे नॉर्बिट मॉल गया और वहां 12 बजे मारिया से मिला। सॉलिटेयर बिल्डिंग तो वो गया ही नहीं है, और फिर वहां से उसने लिंक रोड के एक होटल में रूम ले लिया। अगले दिन अंकल से मिला, फिर कोच्चि चला गया। बिल्डिंग के दोनों गार्ड्स ने इस झूठ की पोल खोल दी। सुबह वाले गार्ड ने जेरोम को सुबह 7:30 बजे बिल्डिंग में घुसते हुए देखा था। वहीं दोपहर वाले गार्ड ने शाम को भारी बैग्स कार में रखते हुए भी उसे मारिया के साथ देखा था। और तो और पड़ोसन मयूरी प्रजापति ने बताया कि 7 मई की सुबह जब वो काम पर जा रही थी तो मारिया के दरवाजे पर उसके साथ कोई और था, और वो इंसान 6 मई वाला इंसान नहीं था। सारे सुराग एक जगह आ रहे थे, एक ही इंसान की तरफ। फिर 20 मई 2008 को पुलिस मारिया को हिरासत में ले लेती है और इस बार सख्ती से पेश आती है। हर बार वो कहानियां बदल रही थीं, इस बार भी बदला। एक झूठ खोला तो दूसरा लाई। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और दोनों गार्ड्स के बयान, मयूरी का बयान, किरण का बयान, जब सब एक एक करके सामने रखा गया तो वो टूट गई। फिर जो उसने कहा वो सुनकर कमरे में मौजूद हर पुलिस ऑफिसर शॉक्ड था। जेरोम ने नीरज को मार दिया।
उसने लाश के सामने ही मेरा रेप किया और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 22 मई 2008 को मुंबई पुलिस की एक टीम कोच्चि पहुंचती है। जेरोम को हिरासत में लेती है और जेरोम शुरुआत में अलग अलग कहानियां सुनाता है। फिर वो कहता है कि हत्या की मास्टरमाइंड मारिया है और इस तरीके से दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को ही फंसाना चाह रहे थे। उसी दिन पुलिस मारिया के साथ मनोर के जंगल पहुंचती है। एक जगह मारिया रुकती है और नीचे झुककर जमीन की तरफ इशारा करती है। वहां ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कचरा जला दिया हो। पुलिस करीब गई और वहां पर अध जले अवशेष, हड्डियां, जले हुए कपड़े, कुछ बोतलें और एक मोतियों की माला जिसमें गणेश जी का पेंडेंट था। नीरज ग्रोवर के पिता अमरनाथ ग्रोवर को जब ये दिखाया गया तो वो रो पड़े। वो पेंडेंट उनके बेटे का था। कोर्ट में 3 साल तक ये केस चला। क्राइम रिपोर्टर जिग्ना वोरा हर पेशी पर मौजूद थी, जिसके बाद उन्होंने बाद में बताया कि जेरोम अपनी नेवी पर्सनालिटी के साथ हट्टा कट्टा कोर्ट में दाखिल होता था, बिल्कुल बन ठन कर। उसके चेहरे पर ना इमोशन ना एक्सप्रेशन, और देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उसे कोई पछतावा भी है। उसके साथ उसका भाई भी कोर्ट आता था और वही मारिया के साथ उनका भाई और उनके पिता। जुलाई 2011 में अतिरिक्त सेशन जज MW चंदवानी ने फैसला सुनाया। जेरोम मैथ्यू को धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का दोषी माना गया। 10 साल की सजा और इसके साथ सबूत मिटाने के लिए 3 साल की सजा, और ये दोनों साथ चलेंगी। वहीं जितनी हिरासत में काट ली वो हिसाब में आई। वहीं मारिया सुसाई राज को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया क्योंकि उस पर सिर्फ हत्या के सबूत मिटाने का आरोप साबित हुआ। 3 साल की सजा हुई जो वो पहले से जेल में काट चुकी थी, यानी अगले ही दिन उसे रिहा कर दिया गया। ये फैसला आते ही बवाल मच गया। नीरज ग्रोवर के परिवार ने विरोध शुरू कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मुंबई की सड़कों पर उतर गए। नीरज ग्रोवर को जानने वाले एक्टर रजा मुराद ने कहा कि मैं इस फैसले से बेहद दुखी था। मारिया को केवल सबूत मिटाने के जुर्म में 3 साल। वो इस केस में उतनी ही जिम्मेदार है जितना जेरोम। हमने 3 जुलाई 2011 को विरोध में मार्च निकाला। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया था, और जिस तरह उन्हें मारा गया है वैसे तो जानवरों को भी नहीं मारा जाता। उनके साथ बालाजी में काम करने वाले रविंद्र ने कहा कि इतना यंग, वाइब्रेंट, शांत और वेल स्पोकन इंसान था वो, और जब मारिया सुसाई राज को सिर्फ 3 साल की सजा देकर छोड़ दिया गया तो मुझे बहुत हर्ट हुआ है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक है। हत्या के कुछ साल बाद राम गोपाल वर्मा ने इस केस पर एक फिल्म भी बनाई, नॉट अ लव स्टोरी। 19 अगस्त 2011 को ये रिलीज हुई, जिसमें दीपक डोबरियाल ने जेरोम का किरदार निभाया, माही गिल ने मारिया का और अजय गेही ने नीरज ग्रोवर का। फिल्म का क्लाइमैक्स सीन उसी बिल्डिंग में, उसी कमरे में शूट किया गया जहां ये सब हुआ था। अजय गेही ने बाद में बताया कि हम उसी बिल्डिंग में, उसी कमरे में क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे थे। क्लाइमैक्स में मैं नग्न था, पूरा खून से सना। रामू सर ने बस इतना कहा, जो करने का मन करे करो, कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं। शूटिंग के बीच बिल्डिंग के लोग विरोध में घुस आते हैं और मुझे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। उनकी रूह कांप जाती है ये सोचकर कि ये जब असलियत में हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा। अब इस कहानी में एक सवाल है जो जवाब मांगता है, क्या जेरोम ने ही अकेले सब किया? पुलिस को शुरू से शक था कि मारिया ने जेरोम को भड़काया था। उसने जेरोम को बता दिया था कि नीरज ग्रोवर रात को उनके घर पर है। जेरोम को भी पता था कि मारिया और नीरज ग्रोवर के बीच कुछ ज्यादा ही है जो दोस्ती से बढ़कर है। गुस्से में वो रात भर सोया नहीं और सुबह की फ्लाइट पकड़कर बिना बताए पहुंच गया। और जब अपनी मंगेतर के बेडरूम में दूसरा आदमी देखा तो गुस्से से वो लाल हो गया। अदालत ने इसे क्राइम ऑफ पैशन माना, यानी पूर्व नियोजित हत्या नहीं। इसलिए हत्या की धारा नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या की धारा लगी, और इसीलिए मारिया को इस हत्या से बरी कर सिर्फ सबूत मिटाने का दोषी माना गया। लेकिन नीरज ग्रोवर के परिवार के लिए और उन सबके लिए जो उन्हें जानते थे, ये फैसला शायद कभी काफी नहीं होगा। क्या आपके हिसाब से नीरज को जस्टिस मिला? ये सोचिएगा और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपके लिए स्टोरी लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने।
कैमरे के पीछे हैं हमारे साथ फरहान हैदर और मेरा नाम है अंकित। आप देख रहे हैं जिस्ट।